प्लीज़ यूपी PCS1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये खोली गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो ये लॉन्च करने जा रहा है आपका ऑप्शन ए केन्या। केन्या वही अफ्रीकी देश है जिसने ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये टाइफा एक सैटेलाइट के नाम से किया जा रहा है। यह सैटेलाइट कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों के लिए डेटा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये की गई है 4 नामों की, जिनमें से 4 हैं क्रिस्टीना हैमरकोक, जर्मी हैंसन, विक्टर गलावर और रीड वाइजमैन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो इसका 31वां सदस्य बना है ऑप्शन ए फिनलैंड। नाटो का सदस्य बना है और नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5th क्वेश्चन है आपका, बनारस के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बनारसी पान, बी बनारसी नगला आम, सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को जो है बनारसी का उत्पाद का जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग पहली बार 2003 में दिया गया था और इसके तहत पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये शीर्ष स्थान आपका प्राप्त किया है ऑप्शन ए कर्नाटक ने। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश की रैंकिंग याद रखिएगा, 18वीं रैंकिंग है। ये 4 स्तंभों या 4 पिलर पर आधारित होती है ये रिपोर्ट, जिसमें पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के समग्र डेटा को तैयार किया जाता है। अगला है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संजीता चानू पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ध्रुव स्पेस, बी ऑप्शन है स्काईरूट एरोस्पेस, सी ऑप्शन है एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज और डी ऑप्शन है वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है आपका ऑप्शन बी स्काईरूट एरोस्पेस जो है उसने ये किया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है। यह इंजन लगभग 200 सेकंड तक एक्टिव मोड में था और इसकी टेस्टिंग विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की गई है। यह टेस्टिंग नागपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत को इसका सदस्य चुना गया है और ये इसका कार्यकाल जो होगा भारत का वो 4 साल होगा। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 4 सालों तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश मामलों में प्रबंधन व संसाधन के मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है अंजलि जैन, रिचर्ड वर्मा, गीता मेनन या प्रदीप खोसला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड वर्मा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, और याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जयंती मनाई जाती है वो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में साल 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है आपकी 3167, लगभग 200 का उछाल आया है। जब पिछली जो जनगणना हुई थी टाइगर्स की उसमें से लेकर अब तक 200 की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 2022 में जो गणना प्रस्तुत की है वे उसके 5वें चक्र के आंकड़ों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, सी राधाकृष्ण राव,
ठीक है, सी ऑप्शन है आपका हरीश चंद्र और डी ऑप्शन है आपका DR कापरेकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी राधा कृष्ण राव को। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये जो अवार्ड होता है ये गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा या ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है महिलाओं की सुरक्षा से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशेनिया इवेंट का टाइटल जीता है? ऑप्शन है देवाशीष दास, बी ऑप्शन है सप्तऋषि रायचौधरी, सी ऑप्शन है डी गुकेश और डी है अंकित राजपारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? ऑप्शन है आपके ए समाजवादी पार्टी, बी आम आदमी पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल और डी है आपका भारतीय जनता पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। इसके अलावा 3 पार्टियां हैं जिनमें तृणमूल कांग्रेस, ICP और NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर गांवों का व्यापक विकास करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? LS बियाल्स्की को, मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को या उपयुक्त तीनों को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किगाली संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे समाप्त करना है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गरुड़ 7 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत एवं फ्रांस का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है फ्रांस की और भारत की वायुसेना ने। ये द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो 7वां संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2003 में ग्वालियर में खेला गया था या ग्वालियर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1952 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग साल 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में जो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग है वो 1952 में नहीं था बल्कि 1955 में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? तो OBC का दर्जा देने वाला पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग पर इसको संचालित किया गया है। ये इतिहास में पहला मौका है जब किसी ट्रेन को अंडर वाटर संचालित किया जा रहा है भारत में। ऐतिहासिक संचालन से भारत का जो कोलकाता शहर है वो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जैसे शहरों में शामिल हो गया है जहाँ इस प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हेलीकॉप्टर प्रचंड संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। दूसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन हेलीकॉप्टरों को विकसित किया है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए ये दोनों ही सही है। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2027 में किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसका क्वेश्चन में ये आंसर दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शनि के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और शनि का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसे टाइटन कहा जाता है, यानी कि टाइटन उसका नाम है। 2034 में टाइटन पर सेल्फ क्रेटर क्षेत्र में ये जो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट है ये पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, ए और दूसरा है आर। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कारण दे रखा है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू किया गया था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों ही सही हैं और कथन जो है, कथन की व्याख्या जो है वो कारण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेंगलोर में भारत के पहले 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का पहला पोस्ट ऑफिस होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका रैपिडेक्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी, जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवता और उनकी शक्ति है वरुण जल का देवता, मारुत आंधी का देवता, सोम जो है अंतरिक्ष का देवता, इंद्र जो है वर्षा का देवता, ये बताया गया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 29 का ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सोम का जो वर्णन है वो वनस्पतियों के अधिपति के रूप में माना गया है, ना कि अंतरिक्ष के देवता के रूप में। ठीक है, इसीलिए आपका देखते हैं। और इसके अलावा ऋग्वेद में सोम का उल्लेख लगभग 144 बार हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के पुरुष देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसके सिर पर 3 सींग हैं। दूसरा, ये पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। तीसरा है, मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। अगला है, शिवाजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? मराठा शिरोमणि, हिंदू शिरोमणि, हैंदव धर्मोद्धारक या हिंदू हितैषी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैंदव धर्मोद्धारक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 32 क्वेश्चन है, खुर्रम के विद्रोह को समाप्त करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? आसफ खां को, महावत खां को, मलिक अंबर को या इत्मादुद्दौला को? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महावत खां को। खुर्रम द्वारा अपने ही पिता जहांगीर के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह को समाप्त करने के लिए महावत खां को जहांगीर ने भेजा था। खुर्रम को पराजित किया इन्होंने और अंततः 1626 में विद्रोह समाप्त हुआ। पिता पुत्र के बीच समझौता भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि यदि तुम्हारे क्षेत्र में किसी व्यापारी की मृत्यु हो गई तो उसके माल पर हाथ डालना विश्वासघात है? ऑप्शन है शेरशाह, बी शेख निजामी, सी अब्बास सरबानी या डी है इस्माइल खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख निजामी। ठीक है, शेरशाह ने लोगों को शेख निजामी का ही सिद्धांत ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया था कि यदि तुम्हारे क्षेत्र में किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाए तो उसके माल पर हाथ डालना विश्वासघात होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किस अफगान सरदार ने की थी? ऑप्शन है महमूद गवा, बी है अलाउद्दीन मसूद शाह, सी है अलाउद्दीन हसन और डी है फिरोज शाह बहमनी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन। ठीक है, 1347 में अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह की उपाधि धारण कर बहमनी साम्राज्य की इसने स्थापना की तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए मुस्लिम राज्यों में ये सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग किस शब्द का प्रयोग करते थे? चुंगी का, नजराना का, स्वर्णभूमि का या आयातित वस्तुओं का? तो वो लोग प्रयोग करते थे ऑप्शन बी, नजराने का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वली, ईश्वर का मित्र, सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार, खानकाह, संगीत में प्रस्तुति या वारिस है खलीफा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानकाह। ये सुमेलित नहीं है। सूफी परंपरा में खानकाह वह स्थान होता है जहाँ पर सूफी संत या पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खिलजी अमीरों ने 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। दूसरा है, जलालुद्दीन खिलजी ने के सुल्तान बनने से कुछ पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया। तीसरा है, सुल्तान बनने से पहले वह उत्तर पश्चिम सीमा पर प्रधान रक्षक था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही हैं। आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये होती थी गांव के मुखिया की। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची दे रखी है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तथ्य दे रखे हैं, उनसे संबंधित वर्ष दे रखे हैं। तो देखिए, झांसी का जो विलय हुआ था, झांसी का विलय हुआ था 1854 में। ठीक है, स्वतंत्रता का महान विद्रोह जो लड़ा गया था वो 1857 की लड़ाई में लड़ा गया था। वॉरेन हेस्टिंग से द्वारा नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी 1772 में, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1793 में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन असत्य है या गलत है ये बताना है। तो इसका नेतृत्व लॉर्ड हेनरी ने किया था। इसने सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्त्रियों की शिक्षा के लिए मांग उठाई। इसने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदय चिंतन के आदर्श को प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका नेतृत्व जो है लॉर्ड हेनरी ने किया था। ये गलत है। हेनरी ने नहीं बल्कि हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में युवा सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी लुई विवियन डेरोजियो का बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन ए दे रखा है, 1857 में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने की नीयत से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। कारण दे रखा है, भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया था। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों कथन सही हैं और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका 42 क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था आपके रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो आपके पश्चिमी घाट पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। रामोसी जनजाति को प्रशिक्षित करते हुए वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था का संगठित किया। बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई, जहां 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न दे रखा है, सुमेलित करना है राजवंश और उनसे संबंधित स्थल को। तो देखिए, सिंधिया का संबंध जो है वो ग्वालियर से है। गायकवाड़ का संबंध है आपके बड़ौदा से। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, सिंधिया का संबंध है ग्वालियर से, गायकवाड़ का संबंध है बड़ौदा से, होलकर का संबंध है आपके इंदौर से, और भोसले का संबंध है नागपुर से। तो इस अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, इबादत खाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना आगरा में 1575 में हुई थी। यह लाल किले में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रार्थना कक्ष होता है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा जो कथन है वो एकदम सही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बता रखा है कि इसकी स्थापना लाल किले में हुई थी, इसकी स्थापना लाल किले में नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, लॉर्ड डफरिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके शासनकाल में कांग्रेस का गठन हुआ था। इसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित किया था। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है क्योंकि ये दोनों ही कथन सही दे रखे हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। डफरिन के टाइम पे कांग्रेस का गठन हुआ था और डफरिन ने ही अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि के रूप में इसको संदर्भित किया था। यदि इनमें से कौन सा कथन सही पूछा जाता तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन सी होता। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है व्यक्तिगत सत्याग्रह और उनसे संबंधित क्षेत्र को। तो राजगोपालचारी का संबंध है आपके मद्रास से।
मियाँ इफ्तिखार उद्दीन का संबंध है आपके पंजाब से। NV गॉडगिल का संबंध है आपके महाराष्ट्र और श्री कृष्ण राय सिंह का संबंध है आपके बिहार से। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। अगला है आपका हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने आर्थिक योजना पर विचार अपनाया। तीसरा दे रखा है आपका हरिपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। चौथा आपका यानी कि डी ऑप्शन दे रखा है, राष्ट्रीय योजना समिति में कुल 3 सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। योजना का जो अध्यक्ष है वो अबुल कलाम आज़ाद को नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है 48वां क्वेश्चन है, स्वराजवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका नवंबर 1923 में केंद्रीय धारा सभा के चुनाव में भरी जाने वाली 105 सीटों में 48 सीटें स्वराजवादियों को मिली हैं। मार्च 1925 में स्वराजवादियों ने एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष या स्पीकर बनवाने में सफलता प्राप्त की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें गलत कथन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन का, ठीक है, 48 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ए आपका सही है क्योंकि पहला कथन जो है वो गलत दे रखा है। 105 सीटों में 48 सीटें नहीं थी बल्कि जो सीटें थी वो थी आपकी 38 यानी कि 38 सीटें थी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रों का संपादन किया। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन आरंभ किया। 1896 से 1897 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने का आंदोलन चलाया। 1899 में इन्हें राजद्रोही लेखों के कारण 12 महीने की सज़ा हुई थी। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा सही है ये बताना। तो 49 में सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये तीनों ही कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित हैं। तो कौन संबंधित है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ही संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जज किंगफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था जिसे मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अखिल भारत हर समय हमारे पतन की ओर देख रहा है? प्रत्येक स्थान के लोग हमारे विनाश पर या तो आनंदित हो रहे हैं या कल्पना करके आनंदित हो रहे हैं। तो ये कथन था आपके मेटकॉफ का, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों एवं महासागर के वितरण पर से संबंधित किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। यह सिद्धांत महाद्वीपों और महासागर के वितरण से संबंधित था। 1912 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये जो सिद्धांत है इसकी बहुत आलोचना हुई थी और पूर्णतः इसको मान्यता भी नहीं दी गई, लेकिन ये वही सिद्धांत है जिसने आने वाले कई सिद्धांतों की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में इसका प्रमुख कारण है। पहला कारण है इसका कोरियोलिसिस बल 0 होता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। तीसरा, पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। तो देखिए ये तीनों ही जो कथन है वो सही दे रखे हैं, लेकिन हमें कारण बताना है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। पहला और तीसरा जो है वो एकदम करेक्ट है। सबसे ज़्यादा कारण जो है इसका कोरियोलिसिस बल का 0 होना है। दूसरा, इसमें जो कथन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण मान का सबसे कम होना, ये इसका यह कारण नहीं है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ना बनने का। साथ ही आप याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है
क्या कहलाता है? पहला है आपका चक्रवात का धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म होना, बी है चक्रवात का समुद्र तट को पार करके जमीन पर पहुंचना, सी ऑप्शन है चक्रवात का कपासी मेघों में संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन पर पहुंचना ही चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक शैल के उदाहरण है? पहला है ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा है चूना पत्थर और चौथा है संगमरमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा जो है यानी कि आगन्य और बेसाल्ट जो है ये प्राथमिक चट्टान के उदाहरण है, प्राथमिक शैल के उदाहरण है। जबकि चूना पत्थर की बात की जाए तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसका ही रूपांतरित जो रूप है वो संगमरमर कहलाता है। अगला प्रश्न है, काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है हिमटोप जलवायु, बी है शीत हिम वन जलवायु, सी है टुंड्रा जलवायु और ऑप्शन डी है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टुंड्रा जलवायु। 57 क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देशों में स्त्रियों के नगरीय अनुपात के कम होने के क्या कारण है? आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, सुरक्षा की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो देख लेते हैं। और कूट दे रखा है 1 और 2 3, बी है 2 और 3, सी दे रखा है 1 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की है? पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद, बी है संभववाद, सी है नव निश्चयवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 58 का वो है ऑप्शन सी, नव निश्चयवाद को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने दो विचार पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग इन्होंने निकाला है और उसे नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है? ऑप्शन है 68.84%, 64.84%, 66.84% और डी ऑप्शन है 62.84%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 68.84%। अगर ग्रामीण संख्या की बात की जाए तो वो है आपकी 68.84% और अगर शहरी की बात की जाए तो वो होगी आपकी 31.15%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकल्प नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, मछली पकड़ना वो तृतीय क्षेत्र का नहीं है, सेक्टर का नहीं है, बल्कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। एल्युमिनियम कंपनी दे रखी है और उनकी स्थिति दे रखी है। तो देखो, बाल्को जो है वो आपके स्थित है कोरबा में, हिंडाल्को जो है वो आपका स्थित है रेणुकूट में, इंडियन एल्युमिनियम स्थित है आपके हीराकुंड में और नालको है आपके कोरापुट में। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में लगभग 87.95% की जो है वो साक्षरता दर है। ठीक है, चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो 81% के अप्रॉक्स है, दिल्ली की बात की जाए तो 80% के अप्रॉक्स है। इसके अलावा पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 80.67% के अप्रॉक्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण वृद्धि, गुण में धनात्मक वृद्धि या आकार में स्थिरता? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं। विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है तो ये करता है आपका गुण में धनात्मक वृद्धि। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, ना कि मात्रात्मक। यह मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, झील दे रखा है, उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है। कैसे है? देखिए, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, भीमताल जो झील है वो उत्तराखंड में और पुलिकट का संबंधित आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आपका झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु की विभिन्न नदियों, सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। तो देखिए, झेलम का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होना है, यानी कि नदियों का उद्गम बताना है, तो झेलम का उद्गम होता है आपके वेरीनाग से। ठीक है। रावी नदी का उद्गम है आपके, झेलम का उद्गम वेरीनाग से, रावी नदी का रोहतांग दर्रे से, ब्यास का ब्यास कुंड से और सतलज का है राक्षस ताल से। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67 का क्वेश्चन है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीप का निर्माण करती हैं। कारण है, उत्तर पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में तीव्र ढाल होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, इसका सीधा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है, कारण गलत है, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ नदियों को देखते हैं तो उनका बहाव तेज नहीं होता बल्कि धीमा हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर पूर्व के किस राज्य में मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा को। तो 68 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिजोरम बेसिन। मिजोरम में मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना होता है। अगला है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों को उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्म को सुमेलित कीजिए। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। तो इसका जो सही आंसर है 69 का वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही सुमेलित हैं। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा शिखर महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नामचा बरबा, नंदा देवी या केटू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है। केटू की अगर बात करते हैं तो ये ग्रेट हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये काराकोरम का हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 1/3 बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। कालाहांडी, कोरापुट उड़ीसा राज्य के अग्रणी बॉक्साइट उत्पाद इसके क्षेत्र हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सीमक सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1960 में। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से रूस में पेट्रोलियम के स्रोत हैं, यूराल और वोल्गा के मध्य एजोव काला सागर क्षेत्र, बाशकिरिया क्षेत्र, पश्चिमी साइबेरिया। तो ये तीनों ही हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 74th क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। अब जब महाद्वीप की बात की गई है तो थोड़ा सा महासागर के बारे में भी बताइएगा। सबसे बड़ा महासागर उससे छोटा उसको क्रम से लगाना है। तो इसकी एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं पैसा। ठीक है, तो पैसा से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, उसके बाद इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है, फिर उसके बाद आता है आपका आर्कटिक ओशन। तो ये आपका, आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखिए, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है जो आपका वो है आपका अंटार्कटिक, यानी कि ऑप्शन सी। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, स्वेज नहर, लाल सागर, बाल एल मंडाब जलसंधि और मोजाम्बिक चैनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंडेब जलसंधि। ये तीनों ही एशिया और अफ्रीका को अलग करती हैं। जबकि मोजाम्बिक चैनल की बात करें तो मोजाम्बिक चैनल जो है वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है, दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में ही मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भारत में भी जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु कहा जाता है उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन है आपका। भारत में मानसून के प्रस्फोट या फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन है, पश्चिमी जेट धाराओं को, पूर्वी जेट प्रवाह को, व्यापारिक पवनों को, ला नीना को। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पूर्वी जेट प्रवाह को।
मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है जो लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ए है आपका निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का सही आंसर है आपका भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। पीठ मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष सामान्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां डाउन्स कहलाती हैं। तीसरा अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रुश है। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, जबकि उष्णकटिबंधीय घास भूमियां उन्हें डाउन्स नहीं बल्कि उन्हें कहा जाता है सवाना। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 80वां क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो ये सभी साथ में ही पहुंचेंगे क्योंकि सभी एक साथ गुरुत्वीय त्वरण पर काम करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड या एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 81 का, वो है आपका ऑप्शन डी -40 डिग्री। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में दे रखा है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हो जाएगा 82 का, वो है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, या डी है आपका कैल्शियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 85% जो है वो मोती में पाया जाता है। इसके अलावा 2 से 4% जल और 0 से 10% कांचीयोलिन पाया जाता है। कांचीयोलिन एक प्रोटीन होता है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, ऊर्जा, ये सब दे रखा है। तो देखिए 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी के लिए प्रयोग की जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है, ठीक है, उसका प्रयोग होता है आपके बारूद बनाने के लिए। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है आपके उर्वरकों के लिए, और पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग किया जाता है आपके बेकरी के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 85 क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों में उपलब्ध हो सकती है। तो 85 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। पहला गलत है और जो आर है यानी कि कारण जो है वो सही है। कैसे सही है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। बायोगैस की उपस्थिति में मीथेन ईंधन के रूप में संयुक्त प्रयोग हो सकती है। अगला है, गोताखोरों को सांस लेने के लिए संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। यह है आपके ऑक्सीजन और हीलियम, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 87वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये है आपके ऑप्शन बी कल्पना चावला, जो कि आपके भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। इन्होंने कहा था मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, आविष्कार और उसके आविष्कारक के नाम बताने हैं। तो देखिए जॉन गुटेनबर्ग ने किसकी स्थापना किया, किसका आविष्कार किया था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुटेनबर्ग की। तो इन्होंने किया था प्रिंटिंग प्रेस का। रोएंटगन ने किया था आपके एक्सरे का। फैराडे ने किया था डायनेमो का। और ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार प्रणाली हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू
प्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब पहला है कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, दूसरा है कक्षा वृत्ताकार होती है, तीसरा है कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है और चौथा है कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का वो है आपका ऑप्शन ए। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 90 क्वेश्चन है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। क्या सही है इसमें? कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही की गई है। देखिए कैसे है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवन पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक को ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में दबा दिया जाता है। यह आकाशीय विद्युत प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला 91 क्वेश्चन है, पोखरण अभिनाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो इसका आधिकारिक कोड था आपका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब पोखरण 1972 परीक्षण हुआ था उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था, यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। अगला प्रश्न दे रखा है 92 क्वेश्चन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्धांत में होता है, कारण है आग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को शुद्धांतों में छोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कथन गलत है, कारण सही है, क्योंकि आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस पेप्सिन नामक एंजाइम को भोजन के प्रोटीन को पेप्टॉन में चेंज कर देता है। आमाशय के बाद भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशय का रस भोजन से मिल जाता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। अगला है, मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए विटामिन के से हमें क्या मिलता है? विटामिन के का संबंध है अल्फा अल्फा से। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, यानी कि ये रहेगा ऑप्शन। विटामिन ई जो है वो गेहूं भ्रूण तेल, और विटामिन सी होता है नींबू, यानी कि इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं ये भी बताइएगा कमेंट में। 95 क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक है वो कौन है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या कैल्शियम? पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यस, डी ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, 95 का जो सही आंसर है वो सी है। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है 96 क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से। तो 96 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में पर विचार कीजिए। पहला है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त कथन में से कौन सा स्तनधारी है? तो देखिए समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वो दोनों ही स्तनधारी है, जबकि समुद्री घोड़ा जो है वो कशेरुकी मछली है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य में,
निष्पादन परफॉर्मिंग कलाओं में, विज्ञान में या समाज सेवा में। तो इसका सही आंसर है 98 का, वो है आपका ऑप्शन सी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है, सूची दे रखी है, इसको भी मैच करना है। तो त्वचा कैंसर होता है आपके पराबैंगनी किरणों की वजह से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल की वजह से होता है, वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है और ओजोन क्षेत्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। यानी कि इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 100वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसमें भी सूची का मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एड्रेनल जो है गंध के बोझ से आकर्षित रहता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। एड्रेनलिन क्रोध, भय और खतरा। एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रियों से निकलने वाला हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। फेरोमोन का संबंध है गंध के बोझ से आकर्षित, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 101 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ये सारे ही सुमेलित है, याद रखिएगा। 1833 के चार्टर में विधि निर्माण की शक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल में सन्निहित थी। 1853 का चार्टर गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों की वृद्धि करता है। 1858 का जो अधिनियम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई थी। अगला है 102वां क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के मंत्री और उनके पद बताए गए हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। वल्लभ भाई पटेल जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद का संबंध शिक्षा मंत्रालय से था, यानी कि ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे और बलदेव सिंह जी जो थे वो रक्षा मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध के संरक्षण का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त होता है और ये आर्टिकल 22 में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 104वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम पहचान दिए गए नीचे कूट से करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 104 का वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए साल 1987 में 2 राज्य गोवा और मिजोरम के साथ अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का एक राज्य बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। इससे पहले 1972 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाया गया। ये भारत का 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड को एक पृथक राज्य बना दिया गया और भारत का 28वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारतीय संघ का एक राज्य बना दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला है आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर जो है 105 का वो है आपका ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल रखा था वही आपकी उद्देशिका बनती है। ये इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, साथ ही ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। लेकिन इसमें संशोधन हुआ है। 3 शब्द समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता को संशोधन के माध्यम से ही प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 106वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास को निरूपित करता है। पहला है जमींदारी उन्मूलन कानून, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, तीसरा है शिक्षा का अधिकार, फोर्थ है आपका रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का समिति का अधिकार, 5वां है स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता को निरूपित करता है। अगला प्रश्न दे रखा है 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से लोगों के मौलिक
अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है, यानी असत्य बताना है, तो केवल एक जो है वो गलत है, ये दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, 108वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। ये दोनों ही कथन सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही की गई है। ऑप्शन ए आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, राज्य के महाधिवक्ता की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, 110वां क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, शून्यकाल। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय सेवाएं दे रखी है और उनकी कार्य पद्धति दे रखी है। तो देखिए, भारतीय विदेश सेवा का संबंध है भारत के लिए विदेशों में कार्य करने वाले। अखिल भारतीय सेवा का संबंध है जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में हो। केंद्रीय सेवाएं केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करने की, प्रादेशिक लोक सेवाएं जहां बहाली हो उसी प्रदेश में काम किया जाए। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 112वां क्वेश्चन दे रखा है, उच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, यह अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। बी है, केवल फौजदारी मामलों में ही अपील सुन सकता है। सी है, यह पेटेंट और डिज़ाइन उत्तराधिकार भूमि प्राप्ति के मामलों में अपील सुन सकता है। तो और उसके अलावा डी ऑप्शन है आपका, ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। 113वां क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। न्यायालय के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कौन सा मुद्दा मूल ढांचा का हिस्सा है या नहीं। संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 114वां क्वेश्चन है, किस राज्य की विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? राज्यपाल विधानसभा का तथा विधान परिषद मिलकर राज्य की विधायिका का सृजन करते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद के सत्र का केवल आह्वान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार की सेवाओं को नियुक्त के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है, सिविल सेवा में पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए परामर्श देती है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देती है। तो ये कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, यानी कि ये तीनों ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका 116 का ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है। आवश्यक नहीं है, राज्य की विधानसभा का विघटन जरूरी नहीं है, स्थानीय निकायों के विघटन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका विघटन नहीं होगा। लेकिन राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, क्योंकि राज्य की जितनी भी पावर होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है और राज्यपाल के थ्रू वो उसका संचालन करने लगता है। अगला प्रश्न 117वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच बेलगाम या बेलगांव को पर अधिकार को लेकर विवाद है? तो ये है आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही है। बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा कर रहा है क्योंकि यहाँ मराठी भाषी लोगों की बड़ी आबादी रहती है, लेकिन ये जिला कर्नाटक के राज्य में आता है, इसीलिए ये विवाद छिड़ा हुआ है। अगला है आपका संघर्ष और उनसे संबंधित संगठन दे रखे हैं। तो देखिए, आंदोलन का क्या रहता है? ऐसा संगठन जो देखिए किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है या नहीं। ठीक है। राजनीतिक दल है ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज में है। वर्ग विशेष, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। लोक कल्याणकारी हित होते हैं, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 118 का, वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है 119वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो ये होती है आपकी 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन का उपबंध है। इसके अलावा दूसरा दे रखा है, अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिशें दे चुके हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। 1953-1979 में 2 पिछड़े वर्ग आयोग गठित किए जा चुके हैं और जिनकी रिपोर्ट के आधार पर कई बदलाव भी किए गए हैं। अगला है 121वां, ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑपरेशन पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे नरमपंथी अकालियों के विरुद्ध चलाया गया था। यह भारत सरकार द्वारा 1983 में प्रारंभ किया गया। स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या इसी ऑपरेशन के बदले के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 3 और 4 दोनों ही सही हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब में स्थित हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई थी। स्वर्ण मंदिर परिसर में आतंकी जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थन को मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा इसी ऑपरेशन के बदले के स्वरूप में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी उस समय विद्यमान हो जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता। दूसरा है, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु 15 से लेकर 65 साल के बीच होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये 15 से 60 नहीं 15 से 59 होती है, यानी कि 59 होती है। अगला है 123वां, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, आवास या स्वास्थ्य को? तो इसका सही आंसर है 123 का, वो है आपका 2 और 4, यानी कि ऊर्जा और परिवहन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऊर्जा, परिवहन, संचार आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत आते हैं। आधारिक संरचना एक ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता कार्यप्रणाली निर्भर करती है। इसे देश का सामाजिक आर्थिक सुधार का पर्याय माना जाता है। अगला प्रश्न है, नवरत्न का विचार संबंधित है चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उपक्रम से, चयनित और निर्यातोन्मुखी इकाइयों से, तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उपक्रम से। अगला प्रश्न 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है? निवेश, ऋण एवं अग्रिम, तीसरा है जमाएं और चौथा है आपका आरबीआई के पास जमा। तो 125 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है, यानी कि केवल 3 यानी कि जमाओं को व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्तियों के रूप में शामिल नहीं किया जाता। निवेश, ऋण, अग्रिम तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशियाँ जो होती हैं उन्हें व्यवसायिक बैंक की परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह अतिरिक्त अचल पूंजी को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय को सरकारी निधि विनिमय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको या किनको शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा को, स्वर्ण को, विशेष आहरण अधिकार को या विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियों को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ते हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश के लिए निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात जो है वो महंगे हो जाते हैं। इससे देश का भुगतान संतुलन स्थिर होने लगता है। 128वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के दायित्व नियमों के अनुसार में भारत को कृषि क्षेत्र में किसानों को उपदान या सब्सिडी में कमी करना आवश्यक नहीं है। भारत एक विकासशील देश है। तो देखिए आर इसमें सही है, ए गलत है, क्योंकि सब्सिडी जो है वो इसके लिए ज़रूरी है जो सब्सिडी में कमी करना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा करने से विश्व व्यापार में भारतीय खाद्यान्न की कीमत कम हो जाएगी। ऐसे में विकसित देशों में उगाए जाने वाले खाद्यान्नों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 129वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए 500 और 1000 के करेंसी नोटों का भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट है। 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृतियां, मानव निर्मित वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं? तो 130 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। 131वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापमान, जनसंख्या वृद्धि, विदेशी प्रजाति का संक्रमण या शाकाहार का प्रोत्साहन? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। अगला दे रखा है प्रजातियां उनसे संबंधित स्थान है। तो देखिए रेड पांडा जो है, रेड पांडा पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जनकेरिया जनकेरिया की, तो ये पाया जाता है आपके अगस्तमलाई में। हम्बोशिया डेक्रेंस बेड जो है ये पाया जाता है दक्षिण पश्चिमी घाट में। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है आपके राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा 132 का वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख पारिस्थितिक हॉटस्पॉट क्षेत्र है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या सुंदरबन डेल्टा? तो 133 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। जो हॉटस्पॉट है जैव विविधता प्रचुरता स्थानीय प्रजातियों में पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड शामिल हैं। अगला है 134वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। अगला है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ है कब? तो इसका जो सही आंसर है 135 का वो है आपका मार्च 21, 1994 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा पर्यावरण में बढ़ते ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 9 मई 1992 को एक कन्वेंशन को स्वीकार किया गया। इसे 50 से अधिक देशों के समर्थन प्राप्त हुआ। 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया गया और मौसम परिवर्तन समझौते के रूप में इसे जाना जाता है। वर्तमान में अभी समय में 197 देश जो हैं वो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है जैवमंडल रिजर्व, ठीक है, और उनसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र, इनमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो कंचनजंगा, पूर्वी हिमालय, पन्ना, केन नदी, पंचमढ़ी, गंगा डेल्टा क्षेत्र और शेषाचलम है मैकाल पहाड़ी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है 136 का वो है आपका ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सुमेलित है। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय, पन्ना केन नदी पर है, जबकि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और शेषाचलम जो है वो आपके पूर्वी घाट पर स्थित है। अगला है आपका प्रदूषक और होने वाली बीमारियां। तो पारा से मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से टाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड आयन से अपच हो जाती है, ये गलत है। जबकि फ्लोराइड आयन से दांत और जो हड्डियां होती हैं उनमें भंगुर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या कोयला ऊर्जा? तो 138 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। अगला है फसल के पुआलों को जलाने से निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होते हैं? वायु प्रदूषण, अति महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को नष्ट होना, ऊपरी मृदा के संगठन में परिवर्तन होना। ठीक है, तो इसका जो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही इसमें होते हैं। फसल के अपशिष्टों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। बहरहाल मल्चिंग के जरिए इसे मृदा में पुनः चक्रित करने के स्थान पर खेत में जलाए जाने से मृदा के ऊपरी 3 इंच तक तापमान में सीसा तक बढ़ जाता है। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन समतुल्यता तीव्रता से परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद अगला है IIVR, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर और IGFRI झांसी। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि कानपुर में दे रखा है, वो कानपुर में ना होगा, वो है आपके बनारस में यानी कि वाराणसी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? बनारस, प्रयागराज, कानपुर या आगरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग
एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला है 142 में मेला और उनसे संबंधित जो जनपद है वो दे रखे हैं। तो देखिए, देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लगता है बटेश्वर मेला लगता है आपके आगरा में। कामपीला मेला जो लगता है आपका वो लगता है आपके फर्रुखाबाद में। और दादरी मेला लगता है बलिया में। तो इस हिसाब से 142 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, लेकिन भोजपुरी के अलावा भी वे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो अतिरिक्त भाषाओं को भी सहजता से बोल लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बलिया जो है वो पूर्वी शहर है। इसके अलावा पश्चिम की बात करते हैं तो शामली सबसे पश्चिमी शहर है। उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र जो शहर है वो आपका स्थित है। इसके अलावा बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशिष्ट कानूनी दर्जा या जीआई टैग प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की एक विशेष पहचान है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है। तो ए आपका सही है, आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इत्र के व्यवसाय के अलावा कन्नौज में तंबाकू का व्यापार भी जाना जाता है, यानी कि तंबाकू के व्यापार के लिए भी कन्नौज जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है आपकी थारू जनजाति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? गोटे का कार्य लखनऊ बनारस, पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले अलीगढ़, ठीक है, और बेत या छड़ियाँ हैं बनारसी। तो इसमें देखिए, इसमें सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पीतल की मूर्तियां मथुरा में नहीं होती हैं बल्कि मुरादाबाद में होती है। पीतल का जो काम है, पीतल के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मुरादाबाद के मशहूर हैं। इसके बाद अगला है 149वां क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन डी, फैजाबाद पर। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, रावनाच, भांगड़ा, राउफ, लावड़ी, कथक या कथकली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चरकुला, कर्मा और पांडव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अब इसके अलावा इनके क्षेत्र भी देख लेते हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से संबंधित है, रास ब्रज क्षेत्र से है, जोगनी अवध क्षेत्र से है, नटवरी जो नृत्य है वो पूर्वांचल क्षेत्र से है, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड, राई नृत्य बुंदेलखंड और पाई डंडा नृत्य भी बुंदेलखंड से संबंधित है। तो आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है। आपके 11 टेस्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप इन टेस्ट को कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन और अच्छे से और तेज़ से कर सकते हैं। चलिए।